वन नाउ द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का अगला वीडियो। इसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स। इंडेंचर्ड लेबरर को लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया था। इंडेंचर्ड लेबरर वो थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉलोनीज़ से दूसरी जगह दूसरी कॉलोनीज़ में काम करने के लिए, स्पेशली माइंस में और प्लांटेशन वर्क के लिए लेके जाए जाते थे। तो स्पेशली उनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन है। इसे न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा गया है। तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्क्राइब कर दिया है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द पॉइंट्स और उसको समझिए, ठीक है। पहला पॉइंट है देयर लिविंग कंडीशंस वर, जैसा सोचा था, जैसा उनके एम्प्लॉयर्स उनको समझा के लेके गए थे, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा वो था नहीं। यानी कि बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन थी। हार्श विथ वेरी फ्यू लीगल राइट्स, बहुत हार्श कंडीशंस थी, लीगल राइट्स ना के बराबर थे। दूसरा पॉइंट है मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड, कई लोग जंगल में भागे क्योंकि जब देखा कि बहुत बुरे हाल हैं। दो दे कॉट फेस सीवियर पनिशमेंट, पकड़े भी गए और बहुत सीवियर पनिशमेंट भी मिला। तीसरा पॉइंट है अब क्या करते बेचारे, दे डिस्कवर्ड देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग, अपने जीने के तरीके उन्होंने खुद ढूंढ लिए। कैसे? अब यहाँ से जो गए थे, कुछ यहाँ से गए थे, कुछ पाकिस्तान से गए थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे, तो ब्लेंडेड डिफरेंट कल्चर्स एंड मेड कलेक्टिव आइडेंटिटी। उन्होंने सारे कल्चर्स को ब्लेंड किया, मिक्स किया और एक नई आइडेंटिटी अपनी बना ली। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है दे कलेक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मुहर्रम प्रोसेसन। जैसे मुहर्रम मुस्लिम्स का प्रोसेशन जुलूस निकलता है, उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कन्वर्टेड द प्रोसेशन इनटू राइटर्स कार्निवल, उसको मतलब कार्निवल बना लिया, मेला बना लिया, जिसको उन्होंने होजे नाम दिया था। याद रखेगा वन वर्ड का होजे। मुहर्रम के जुलूस को कार्निवल में कन्वर्ट कर दिया, होजे कर दिया। उसमें केवल मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स। मतलब ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स ने ही पार्टिसिपेट किया, सभी ने किया। फिफ्थ पॉइंट है चटनी म्यूजिक, अनदर क्रिएटिव एक्सप्रेशन पॉपुलर इन ट्रिनिडाद एंड गुयाना। आज भी जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं वहाँ म्यूजिक बड़ा फेमस है। आपने क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा, वो बड़े अच्छे से डांस करते हैं, बहुत म्यूजिक लवर्स होते हैं। तो एक चटनी म्यूजिक वही उन्हीं के म्यूजिक को कहा जाता है। जब डिफरेंट ग्रुप्स के लोगों ने, इंडेंचर्ड लेबरर्स ने एक नए टाइप का म्यूजिक तैयार किया, उसका चटनी म्यूजिक नाम दिया। एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन था उनका वो, और ये ट्रिनिडाड गुयाना टोबैगो में बहुत फेमस हुआ। दिस अमेलगमेशन ऑफ कल्चर, अमेलगमेशन मिक्सचर ऑफ कल्चर गेव राइज अ एंटायरली न्यू कल्चर। एक नया कल्चर बन गया, सब चीज़ों का मिक्स होके। जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं, सारी चीज़ें मिक्स कर लें तो एक नई चीज़ बन जाती है। वी कैन ऑब्जर्व मैनी ऑफ द वेस्ट इंडियन क्रिकेटर्स राइटर्स हैव इंडियन नेम्स। तो इंडियन नेम्स इसीलिए वी एस नॉयपॉल नोबल लॉरिएट हैं, लिटरेचर में मिला है, वो वेस्ट इंडीज़ के हैं लेकिन नॉयपॉल नाम है उनका। दिनेश रामदीन, राम नरेश रावण, शिव नारायण चंद्रपॉल, बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बीच में है आपका, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। इंडियन तो जानते ही क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स उनको कहते हैं जो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं और दूसरों को रोजगार देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं। तो अब्रॉड में कौन कौन से, क्या उस टाइम पे 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इंडिया, उस टाइम भी कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई ऐसा था जो खुद का बिजनेस शुरू किया था? वहाँ पे 2-3 नाम हैं। एक तो है शिकारपुरी श्रॉफ, याद रखिएगा, शिकारपुरी श्रॉफ्स, और नट्टू कोट्टाई चेतियार्स, याद रखिए, नट्टू कोट्टाई चेतियार्स। इसमें ये 2 नाम हैं, शिकारपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टू कोट्टाई चेतियार्स। और इन्होंने इंडियन बैंकर्स थे ये, वो फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर, इन्होंने फाइनेंस किया, बैंकर थे, पैसे देते थे ये। इन साउथ ईस्ट एशिया के थे ये, साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने बिजनेस किया था। और कुछ फेमस नाम हैदराबादी सिंधी भी हुए हैं जिन्होंने की फॉलोड यूरोपियंस एंड मेड देयर बिजनेस फ्लरिस्ड। अफ्रीका में इनका बिजनेस खूब ज़्यादा फैला और भी दूसरे कंट्रीज़ में इनका बिजनेस गया। हैदराबादी सिंधीज़ बोलते हैं।
इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बस शिकारपुरी श्रॉप्स और नट्टू कोट्टई चेट्टियार्स 1 मार्क का अगर आ गया तो इंडियन बैंकर्स थे हु फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया। ये आपने इसको आंसर लिखना है, ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म, इंडियन ट्रेड कोलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। तो इंडियन ट्रेड कॉन्टेम्प्रेरी उस टाइम पे कैसे चल रहा था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे मैंने लिखा हुआ डिस्क्राइब द इंडियन ट्रेड इन 19th सेंचुरी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे ट्रेड के, हमारे देश के जो ट्रेड थे, बिजनेस थे, वो कैसे चल रहे थे। तो इसमें मेन चीज़ जो है वो ये था कि कॉटन इंडस्ट्री, इंडिगो, ओपियम, इसी का जिक्र है ज़्यादा यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें हमने लिखी हैं कि अर्लियर पॉइंट वाइज मैंने इसको कर दिया है। अर्लियर फाइन कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू यूरोप। फाइन कॉटन मतलब यहाँ से कॉटन को, कोर्स कॉटन को फाइन बना के मशीन से एक्सपोर्ट करते थे यूरोप को, तो इंडियन मार्केट में पैसा आता था। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्सटाइल मिल्स फॉर सेटअप, इंग्लैंड में सेटअप की गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यार फाइन कॉटन हम यही कोर्स मंगाएंगे, रफ कॉटन मंगाएंगे, रॉ कॉटन मंगाएंगे जो सस्ता होगा। तो उन्होंने बैन लगा दिया फाइन कॉटन पर, बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फाइन कॉटन। तो फिर है कि इससे क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट था, यहाँ से एक्सपोर्ट था ब्रिटेन को, वो डिक्लाइन करके 1800 में 30% था, 1815 में 15% रह गया और 1870 में केवल 3% रह गया। मतलब फाइन कॉटन का जो एक्सपोर्ट जिससे कमा रहे थे इंडियंस फार्मर्स, वो ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज्ड। जैसे इनकी चाल थी, रॉ कॉटन इन्होंने मांगा हमसे, 5% रॉ कॉटन मांगते थे पहले, 35% मंगाने लगे, यानी बढ़ तो गया। लेकिन इसके साथ साथ इंडिगो एंड ओपियम, इंडिगो एंड ओपियम ये दो ऐसी चीज़ें हैं। इंडिगो होता है, इंडिगो जो है वो होता है आपका कलर डाई जो कपड़ा में करते हैं, नील जिसे कहते हैं। ओपियम अफीम होता है। तो ये वर मेजर एक्सपोर्ट मटेरियल, ये दोनों भी एक्सपोर्ट होते थे, रॉ कॉटन, इंडिगो, ओपियम। ओपियम ये जो जब थोड़ा होशियार थे, ओपियम को ये क्या करते थे कि ओपियम ये चाइना को एक्सपोर्ट करते थे। चाइना से चाय आती थी, तो चाइना को ओपियम यहाँ इंडिया में ही उगाते थे और चाइना को बेच देते थे। दो एक्सपोर्ट इंक्रीज तो हुआ, ओपियम भी बिक रहा था, इंडिगो नील भी बिक रहा था और रॉ कॉटन बिक रहा था, लेकिन इम्पोर्ट वॉज मोर देन दैट। इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा था, यानी मंगा ज़्यादा रहते हैं। अगर बेचें कम, खरीदें ज़्यादा, तो नुकसान ही होगा। फिनिश्ड फाइन गुड्स, जो मशीन मेड सस्ती चीज़ें थी और लेकिन फाइन होती है मशीन की बनी हुई चीज़ें, फिनिश्ड फाइन गुड्स वर सोल्ड इन इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट में तैयार करके वहाँ से टेक्सटाइल मिल से कपड़ा लेके आते थे, यहाँ बेचते थे। सो ब्रिटिशर्स वर इन प्रॉफिट। ब्रिटिशर्स जो थे प्रॉफिट में ही थे, प्रॉफिट में ही रहना था, इसीलिए तो कॉलोनी बनाया था। विद दिस दे मेट देयर होम एक्सपेंसेस। जो भी ये पैसा यहाँ से कमाते थे वो अपने होम चार्जेस या होम एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस क्या होते हैं बताते हैं अभी आपको। होम एक्सपेंसेस को मीट करते थे। क्या करते थे वो, जैसे ऑफिसर्स की पेंशन होती थी वो इससे देते थे, और पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ ब्रिटेन का जो भी एक्सटर्नल कर्जा था दुनिया भर उसका, वो इंडिया के मार्केट में पैसा कमा के उसको पूरा करते थे। तो ये होता है टॉपिक ख़त्म।